नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य, निष्क्रिय जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता साफ। 22 अप्रैल से होगा चारधाम यात्रा का आगाज। सीएम धामी तैयारियों पर बनाए हुए हैं नजर। मुख्य सचिव ने कहा कई नई चीजें का अरेंजमेंट आएगा नजर। बद्रीनाथ में डीएम ने लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने किया मझखाली मंडल का दौरा। 9 गांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण। कहा खेतीबाड़ी करने में नहीं होगी पानी की दिक्कत। उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी। एक दिन में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र हुआ प्रभावित। विभाग क्रू स्टेशनों की स्थापना कार्मिकों की करेगा तैनाती। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने रोशनाबाद क्षेत्र का किया निरीक्षण। दस्तावेजों और बिना फार्मासिस्ट के संचालित 3 मेडिकल स्टोर्स पर जड़े ताले। कई दुकान संचालकों को दिए दिशा निर्देश। और खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट की मंगलवार शाम को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्गों के किनारे भवन मानचित्र अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के दोनों किनारे और पर्वतीय क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी तक सभी आवासीय व्यावसायिक भवन निर्माणों के लिए मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य कर दी है। धामी मंत्रिमंडल में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में अब तक निष्क्रिय चल रहे जिला विकास प्राधिकरणों के क्रियाशील होने का रास्ता भी साफ हो गया है। जो मेन सड़कें हैं जहां काफ़ी ट्रैफिक है, इंक्लूडिंग नेशनल हाईवे, जहां स्टेट हाईवे, जहां और सड़कें जहां काफ़ी टूरिस्ट आता है, वहां दुकानें बन रही हैं बिल्कुल सड़क के ऊपर, और पार्किंग सड़की लैंड पे ही हो रही हैं, और ट्रैफिक जाम का ये बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। और ये हमारी पर्यटक स्टेट है। अगर ऐसे जगह जगह डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन होगी सड़क के बिल्कुल किनारे के ऊपर और ट्रैफिक जाम होने लगे तो टूरिस्ट आना बंद कर देगा। तो इसका निर्णय लिया है कि जितनी स्टेट हाईवे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे हैं, जहाँ पर्यटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, उन सभी सड़कों पे नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। पहाड़ में 50 मीटर तक सड़क के किनारे, उसके बियॉन्ड नहीं। सीएम ने सचिवालय में सैन्य धाम को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सैन्य धाम में दिखे उत्तराखंड की झलक। सीएम धामी ने कहा सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का निर्माण कार्य 45% हो चुका है। बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सैन्य धाम में ऑडिटोरियम, टैंक, प्लेटफॉर्म, मुख्य द्वार, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह मंदिर, शौर्य स्तंभ, बुकिंग काउंटर, 4 दीवारी और म्यूजियम का कार्य प्रगति पर। बाघ प्रभावित गांव को लेकर फैसला। पौड़ी जनपद पौड़ी के बाघ प्रभावित गांव के आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे बाघ प्रभावित क्षेत्र के स्कूल। 13 और 15 अप्रैल को आदमखुर बाघ ने रिखड़ी खाल और धूमकोट में 2 ग्रामीणों को मार डाला था। स्कूल बंद रखने के लिए जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जारी किया आदेश। इन बाघ प्रभावित गांव में चल रहा है नाइट कर्फ्यू। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, बाघ प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। क्या अब तक यहाँ बाघ का रेस्क्यू उसको पकड़ा नहीं गया है? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हाँ जी सर, मैं आपको बता दूं सर रेड जोन के रेगिनखाल धूमकोट इलाके में बाघ के आतंक से ग्रामीण 5 दिनों से घरों में कैद है। हालात यह है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी ग्रामीण घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा गाँवों में मुतल्ली बाघ की दहशत से इलाके में कर्फ्यू लग चुका है और अभी भी हालात सुधरे बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं। दहशत की चपेट में सर बाघ ने 2 लोगों को अपना शिकार
बना दिया है, तो कई मवेशियों को भी लगातार निवाला बनाता जा रहा है। इलाके की बाकी दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि ग्रामीण अब उजाले में भी घरों से निकलने से डर रहे हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए इलाके में नाइट कर्फ्यू जी। तक लगाना पड़ चुका है। इलाके में मुनादी कर लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। क्षेत्रों के ग्रामीणों ने बाघ को निर्वस्ती घोषित कर तुरंत मार जी, गिराने की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या मजखाली मंडल पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने भव्य स्वागत किया। जहां मजखाली मंडल के कांकड़ी घाट में कैबिनेट मंत्री ने नौगांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। ये योजना कुल 90 लाख रुपए में बनकर पूर्ण हुई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय जनता के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि निश्चित ही इस सिंचाई योजना के बन जाने से क्षेत्रवासियों को पूर्व में खेतीबाड़ी करने में आ रही पानी की समस्या दूर होगी। साथ ही किसान सिंचाई के पर्याप्त साधन और पानी न होने से मायूस होते थे, लेकिन अब उन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, आज नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है। और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है। और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये योजना जो है जन भावनाओं के अनुकूल नौगांव को समर्पित की। जोशीमठ को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजनीति दृष्टि से जिनको जोशीमठ आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जोशीमठ आने वाले थे। 27 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं और बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। अब तो वो एमपी भी नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आमंत्रित करता हूं, बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, आएं और देखें और अपने स्थानीय नेताओं को ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की एक सीमा होती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कर्ण माहरा ने कहा, हमारे कई नेता जोशीमठ के दौरे पर गए, चाहे हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग जोशीमठ का स्थलीय निरीक्षण करने गए थे। राहुल गांधी ने जियोलिस्ट को बुलाया, उनसे राय मशवरा किया। जिन लोगों को जोशीमठ हमेशा आपदाग्रस्त दिखाई दे रहा था, उनको आज भी दिखाई दे रहा होगा। जिनके राष्ट्र नेता वहाँ आना चाहते थे, अब वो एमपी भी नहीं रहे हैं, फिर भी मैं आमंत्रण करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। वहाँ बद्रीनाथ कपाट खुलने वाला 27 तारीख को, और रास्ता जोशीमठ होकर ही जाता है। आकर देखें और फिर अपने स्थानीय नेताओं को भी कम से कम ये जरूर बताएं कि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भाई मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस करी, मेरे नेता राहुल गांधी ने जूलॉजिस्टों को बुलाया और उनसे राय मशवरा किया, उन्होंने चिंता व्यक्त की, उन्होंने देवेंद्र यादव को भेजा कि आप जाके स्थलीय निरीक्षण करें। देवेंद्र यादव आपको याद होगा जोशीमठ भी गए और वो कर्णप्रयाग भी गए, जहाँ बहुगुणा नगर टूट रहा है। बीजेपी के नेता बताए ना क्या किया इनकी सरकार ने। आज नहीं तो 100 दिन से लोग धूप बारिश पानी में बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे, ये तो जवाब उनको देना चाहिए। इतना बेशरम व्यक्ति मैंने कोई देखा ही नहीं। अपनी विधानसभा का देखभाल कर नहीं पा रहा, पूरे प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन अपना घर दिखाई नहीं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, तो वहीं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी चारधाम यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई हैं। अंतिम दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हों। अब वहीं मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले वर्ष ही तैयारियां अच्छी थीं, उसके मुकाबले इस वर्ष भी तैयारियां अच्छी हैं। सभी जिलों के विभागों की टीमों ने अच्छी मेहनत की है। कई चीज़ों का अरेंजमेंट किया गया है जो यात्रा के दौरान देखने को मिलेगी।
चारधाम यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा इस बार खास रहने वाली है। भट्ट ने कहा कि इस बार यात्रियों ने अधिक से अधिक पंजीकरण करवाए हैं, जिसके चलते चारों धामों में श्रद्धालुओं की खूब चहल पहल देखने को मिली। इसके साथ ही जहां पर ट्रैफिक और भूस्खलन जैसी समस्या होती है, तो ऐसी जगहों पर चारधाम मार्गों में जलपान की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि कोई श्रद्धालु भूखा न रहे, श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो और यात्रा भी सुचारू संपन्न हो। इसके लिए हमारी सरकार लगातार तत्परता से कार्य कर रही है। इस बार पिछली बार से ज़्यादा संख्या में यात्री पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री को सीधी स्वयं ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि यात्रा की संख्या को देखते हुए, यात्रा की सुरक्षा को देखते हुए, यात्रा की व्यवस्था को देखते हुए जो जो आवश्यक है वो सरकार कर रही है। और जो भी जनता की सुझाव उसको हम ले रहे हैं। ख़ासतौर पर ऐसे स्थान जहाँ पर रोड जाम हो जाती है, स्लाइड आ जाता है और वहाँ पर यात्री दुखी ना हो, परेशान ना हो, उनके लिए कम से कम जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित है। सब विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जोशीमठ जब गए थे उस दिन बैठक में बातें की है और मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी और व्यवस्थित यात्रा इस बार रहेगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले टोकन काउंटर, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, वेटिंग रूम, सूच स्टैंड और मंदिर परिसर तक जाने वाले आंतरिक मार्गों को दुरुस्त करते हुए मार्ग के किनारे रेलिंग और साइनेज लगाई जाए। विद्युत, पेयजल, शौचालय सहित अन्य सभी मूलभूत व्यवस्थाओं को सुचारू करें। मंदिर परिसर के आसपास निर्माण कार्यों के मलबे को साफ किया जाए, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में सुशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम। युवाओं के भविष्य के साथ अब नहीं होगा कोई खिलवाड़। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में राज्य में सरकारी भर्तियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था
इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। नकल माफिया पर लगाम लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसके साथ ही नकल माफिया की संपत्ति कुर्क भी की जाएगी। वहीं नकल करने वाले परीक्षार्थियों के लिए 3 साल के कारावास और 5 लाख के जुर्माने और दोबारा नकल करते हुए पकड़े जाने पर 10 साल के कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल करने वालों को 10 साल के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से डीबार किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। हमारा हक कोई नहीं छीन पाएगा। जो मेहनत करेगा उसी को नौकरी मिलेगी और उसी को मिलनी भी चाहिए। नकल विरोधी कानून के बनने से हमें भरोसा है कि हमें नौकरी अब मेरिट के हिसाब से ही मिलेगी। कोई भी बेईमानी करके हमारा हक अब नहीं छीन सकेगा। प्रतिभावान छात्रों को दिलाया है इंसाफ। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता का रास्ता हुआ साफ। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ते ही प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। प्रदेश में 22 स्थानों पर जंगलों पर आग लगी। इन घटनाओं में करीब 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि एक ही दिन में 39,520 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया। जबकि बात करें 1 जनवरी 2023 से बीते रोज 17 अप्रैल तक 178 स्थानों पर जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वनाग्नि से 243 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अगर 1 जनवरी से अब तक 7,57,390 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है, तो वहीं इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति घायल हुआ है। जैसे ही मौसम ने शुष्क रूप लिया, आग की घटनाएं भी बढ़ने लगीं। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि मौसम में आए बदलाव के बाद वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। सभी प्रभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चारधाम यात्रा मार्ग पर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लोगों ने यात्रा के दौरान जो है यात्रा के रूट पे विशेष रूप से कुछ अलग जो है क्रूज स्टेशंस बनाने का इस बार निर्णय लिया गया है। तो कुछ टीमें जो हैं वो रूट पे जो है स्थापित की जा रही हैं और उन टीमों को ये कहा गया है कि जो यात्री श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं उनको एक जागरूक करें, बीच बीच में उनको जागरूक करें। विभिन्न साइनेजेस भी जो है रोड पे बनाए जा रहे हैं और उनको लगाया जा रहा है कि भाई ताकि लोगों को वनाग्नि ना हो, इसके लिए वो अपना क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं कि कहीं पे कोई माचिस की तीली ना छोड़े कोई, क्योंकि ज्वलनशील पदार्थ जो है फॉरेस्ट फ्लोर पे रहता है ऐसे समय में। तो और उनको जो है सबको जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। पौड़ी जनपद की चौबट्टाखाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत केशरपुर के पास वन क्षेत्र में शरारती तत्वों ने वन संपदा पर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। जंगल की आग आवासीय बस्ती की ओर पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने आग को एक गौशाला के पास पहुंचने की संभावना को देखते हुए आग को बुझाने का प्रयास किया। तो वहीं ग्रामीणों ने सूचना दिए जाने पर उप जिला अधिकारी संदीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। अग्निशमन सेवा केंद्र पौड़ी को भी सूचित किया गया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि आग का विकराल रूप आवासीय बस्ती को हानि पहुंचा सकता था। बताया कि लगभग 1.5 घंटे तक आग बुझाने की मशक्कत ग्रामीणों द्वारा की गई। जब पौड़ी से दमकल कर्मियों की टीम पहुंची तब जाकर उन्होंने कड़ी मशक्कत कर आग पर पूरी तरह से काबू पाया। वहीं एसडीएम द्वारा वन विभाग को भी सूचित किया गया। लगभग 3:30 बजे एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि केसरपुर गांव में वनाग्नि की घटना घटित हुई है। हमने तुरंत अपनी आईआरएस टीम को एक्टिवेट किया तथा जो दमकल की गाड़ी है, अग्निशमन की गाड़ी है और फॉरेस्ट टीम और रेवेन्यू टीम यहाँ पर आए और इसके साथ में जो गांव वाले हैं उन्होंने भी काफ़ी मदद की। लगभग अभी तक हम इस जो आग की घटना हुई है इस पर हम कंट्रोल कर चुके हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पौड़ी से यहाँ पे पहुँची, साथ ही एसडीएम सतपुली श्री संदीप कुमार जी यहाँ पे पहुँचे। हम सभी लोगों के प्रयास से यहाँ पर इस आग पे काबू पाया गया। अभी भी कुछ जगह में थोड़ी बहुत आग बची हुई है, लेकिन मोस्टली 90% हमने आग पे काबू पा दिया है। और मैं शासन और प्रशासन के आला अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसके लिए जन जागरूकता अभियान बड़े जोर शोर से चलाया जाए, ग्राम पंचायत स्तर पे चलाया जाए। 3 घंटे हो चुके हैं कम से कम आग बुझाते
और यहाँ पे मतलब प्रशासन कुछ नहीं है, कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम लोगों ने पानी ला के आग बुझाई है और 2-3 घंटे से हम मेहनत कर रहे हैं, पानी ला रहे हैं, पानी से आग बुझा रहे हैं सर। ये पटवारी चौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी कोई है नहीं। यहाँ पे पटवारी चौकी है पर पटवारी जी अभी मौजूद है। यहाँ पे आग बुझा रहे, कब से बुझा रहे साहब? मैं कम से कम 1-1.5 घंटा से आग बुझा रहा हूँ। परेशान हो गए, दिखाई नहीं दे रहा था, इतना आग चल रहा कि इधर गाय है, गाय मवेशी है, लक्कर है, सारे सामान है। परेशान हो गए, तो पर भी नहीं संभल रहा है, अभी तक नहीं संभल रहा है आग। प्रशासन के कोई अधिकारी लोग आए यहाँ पे? कोई नहीं, फोन भी किया देवो भाई जी, अब चलो पौड़ी से मतलब टैंकर आने दो पानी के लिए। मेरा जुग्गी भी जलने वाला था, हम तो घबरा गए, खाना भी खा रहे थे, खाना छोड़ के। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेज और फार्मासिस्ट के नाम पर रोशनाबाद की शिवम विहार कॉलोनी में 3 मेडिकल स्टोर पर ताले जड़े। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके से भाग गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रोशनाबाद क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से शिकायत मिल रही थी कि कुछ मेडिकल बिना फार्मासिस्ट के ही संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण मेडिकल पर ताले लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं के रखरखाव के साथ मेडिकल स्टोर में दवाएं रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्रिज के तापमान को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया। जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है, और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार तावा खाड़ी में जमा कूड़े का पहाड़ और मुसीबत पैदा कर सकता है। दरअसल सालों से पड़े इस कूड़े के निस्तारण के लिए नगरपालिका ने तिलोथ में करोड़ों रुपए खर्च कर टिंचिंग ग्राउंड का निर्माण कराया था और वहां मशीनें भी लगवा दी गई थीं। स्थानीय लोग इसके विरोध में सामने आ गए। लोगों का कहना है कि पालिका यहां भी गंदगी फैलाएगी और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो मामला ये हाईकोर्ट में अभी लंबित है, और पालिका जो है यहाँ पे ओपन में ही ये मशीन लगवा रही है, तो इसलिए सारे गांव के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे एकत्रित हुए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोग कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बना रहे हैं। हमारा जो तामाखानी में कूड़ा पड़ा हुआ है लेगेसी वेस्ट, उसे हटाने के लिए ही यहाँ पर हमने प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। इसमें वैज्ञानिक रूप ढंग से ही इसका निस्तारण किया जाएगा, जिसमें कूड़े की 4 या 5 तरीके से छटाई की जाएगी, और पूरा कूड़ा जब छटाई करके फिर नीचे प्रोसेस के लिए हम भेज देंगे। ये एरिया जैसा है, उन्होंने 2.5 महीने का टाइम दिया हुआ है, ये एरिया जैसा है वैसा ही करके देगा ठेकेदार। उसके जो उसके साथ हमारा अनुबंध हुआ है उसमें ये किया हुआ है क्लियर है कि जो नगर पालिका है, ये नगर पालिका ने कभी नहीं सोचा कि कूड़ा कैसे निस्तारण हो। अगर उनकी मंशा होती कूड़ा निस्तारण करने की तो सबको साथ लेके सबका सोचनीय जो विषय है और वार्ड में बैठा के सबका जो है अलग अलग जो है वो वार्ड में बना के उनको सजेशन भी दिया था। लेकिन वो कूड़े के चक्कर में, बजट को ठिकाने लगाने के चक्कर में ऐसी जगह ढूंढ रही हैं जो इतनी अच्छी जगह है। यहाँ पे जो है मंदिर है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे छात्रावास है, और यहाँ पे 300 मीटर में नदी है, नीचे टनल है। इतनी अच्छी जगह कूड़े में डाल रहे, कूड़ा निस्तारण के लिए वो करवा रहे हैं। इनकी मनसा ही नहीं कूड़ा का निस्तारण, कूड़े के चक्कर में जो है ये पूरा बजट ठिकाने लगाने के। जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के ग्राम सिल्ला से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुश कल्याण बुग्याल पर्यटन की दृष्टि से बेहद ही मनमोहक कुश कल्याण बुग्याल है। आज एक ग्रुप 55 छात्राओं का जो कुश कल्याण से लौटा है। बुग्याल आकर्षण का यह केंद्र है, तो वहीं यहाँ पर कई प्रकार की धूप, पुष्प और औषधीय भंडार भी हैं। कुश कल्याण बुग्याल का बेस कैंप सिल्ला गांव है। यहाँ से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुश कल्याण बुग्याल का ट्रैक बेहद ही रोमांच भरा है। इस ट्रैक पर कई प्रकार की सुंदर घाटियाँ और
मात्र 4 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद छोटे छोटे सुंदर पुष्पों से सजे बहुत ही सुंदर बुग्याल सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए आगे की दूरी तय करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जन टीवी। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर